है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे, अपना नाम, अपने शहर का नाम आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। एक बार फिर से नंबर दोहरा देता हूं, 9136934065। इस नंबर पर अपने नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल हमें भेजें। और अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, मानव मोदी होंगे मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। सबसे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड को लेकर EIA की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले साल बाजार में सप्लाई के मुकाबले मांग ज़्यादा होगी। हालांकि पहले उनका अनुमान था कि बाजार सरप्लस की स्थिति में होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगा, लेकिन अब उन्होंने उस अनुमान को बदल दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ओपेक प्लस की जो उत्पादन की कटौती है वो अगले साल तक उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। उनसे उसको देखते हुए लगता है EIA को कि और ऑयल निकालने की ज़रूरत है और ड्रिलिंग की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। और जो सप्लाई है, रोज़ाना सप्लाई अगले साल के लिए EIA को लगता है कि वो 10.46 करोड़ बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है, जबकि डिमांड उससे ज़्यादा 10.47 करोड़ बैरल प्रतिदिन रहने की संभावना जताई गई है। बीरेन जी, आप बताइए, क्रूड इस रिपोर्ट के बाद और बाकी जो खबरें चल रही है, दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही कि दक्षिण गाजा में इजराइल के हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये फिलिस्तीनी अधिकारियों के बयान से साफ हुआ है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कि गाजा शहर में इजरायली टैंक फिर से आगे बढ़ रहे हैं, उससे वहाँ के जो निवासी हैं वो शहर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इन दोनों खबरों को देखते हुए क्या लग रहा है, क्रूड की चाल आपको आगे कैसी दिख रही है सर? इसमें सप्लाई की चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2 साल से ओपेक का कंसिस्टेंट सप्लाई कट आ रहा है। थोड़ी सी डिमांड साइड, चाइना की डिमांड थोड़ी कम है, वहाँ थोड़ा स्लो डाउन के चलते हुए, लेकिन अमेरिकन डिमांड अभी जो समर सीजन है वो देखते हुए वहाँ काफ़ी रिजिलियंट डिमांड है। और इंडियन क्रूड ऑयल डिमांड निरंतर पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, और जो फ्यूचर्स मार्केट है उसमें बैकवर्डेशन है, यानी अगले जो महीने है वो डिस्काउंट में चलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल और नियर मंथ में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई की तुलना में। तो ओवरऑल रुझान ऐसा लग रहा है कि शायद हम अगले 2-3 महीने में ये जो अगला समय जो होगा सेकंड हाफ, उसमें 92-93 तक का क्रूड का प्राइस देखेंगे। नियर टर्म की रेंज इसकी 6500-7100 के बीच की रहेगी, बट रुझान मेरे हिसाब से मैं ओवरऑल बुलिश रहूंगा मीडियम टर्म के हिसाब से। आपको लग रहा है जो नियर टर्म का जो रेंज है 6500 से 7100 यहाँ पर MCX क्रूड की है, आपको लग रहा है ऊपर की तरफ जो ब्रेंट क्रूड का भाव आगे $93 तक भी जा सकता है? और EIA का जो औसत भाव है सेकेंड हाफ के लिए, 2024 के सेकेंड हाफ के लिए, जो जुलाई से दिसंबर तक के बीच के लिए औसत भाव उन्होंने भी कहा है कि $89 के आसपास रह सकता है ब्रेंट क्रूड का भाव। आप बताइए, क्रूड पर आपकी राय क्या है मानव? जी विश्वन जी, मेरे ख्याल से क्रूड में जो लेटेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है ओपेक की तरफ से जो आ रही है, बहुत टाइम से लास्ट 2 मंथली रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने अपने जितने भी फोरकास्ट थे स्टेबल रखे थे। डिमांड फोरकास्ट ज्यादा थी, हमेशा सप्लाई के बारे में उन्होंने कम ही बात की थी। लेकिन इस बार सप्लाई कट्स के बारे में उन्होंने यही बताया है कि शायद थोड़ी कटौती कम होगी। अब तक जो अनुमान था लोगों का कि ये धीरे धीरे फेज ऑफ हो सकता है, 2025 तक सप्लाई कट्स आते हुए देखेंगे, लेकिन अभी की जो कमेंट्री है थोड़ी डिफरेंट है डेफिनेटली। IEA की भी रिपोर्ट्स अगर देखेंगे तो उनके हिसाब से सप्लाई के औसत ज्यादा है, लेकिन ओपेक अभी भी ओवरऑल अगर देखेंगे तो डिमांड की औसतें अभी भी ज्यादा बताते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट 3 दिनों में जो सेल ऑफ आई है इतने बड़े तेजी के बाद, वो थोड़ी बहुत सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकती है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि ये रिपोर्ट्स, इन्वेंट्रीज और जिस हिसाब से नंबर्स भी आ रहे हैं उसके बेसिस पे, कल गवर्नर पॉल की स्पीच थी उसके बेसिस पे थोड़ी ये सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकती है। लंबे समय के लिए अभी भी तेजी बना के रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम थोड़ी बहुत सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए,
दर्शक है जिनका सवाल भी क्रूड पर ही है। मृदुल नाथ है, मिजोरम से इन्होंने सवाल भेजा है कि क्रूड कॉल ऑप्शंस खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? क्रूड कॉल बाइंग है इनकी, स्ट्राइक इन्होंने नहीं दिया, किस स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीदी है, लेकिन बुलिश पोजीशन इन्होंने बना रखी है। क्या करना चाहिए मानव इनको? मेरे ख्याल से 68-20 एक सपोर्ट है। अगर उसके नीचे प्राइसेस गिरते हैं तो एक बार के लिए हम एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर प्राइसेस गिरती हैं तो मेरे ख्याल से प्राइसेस में और थोड़ी सेल ऑफ आ सकती है। इमीडिएट बेसिस पे 68-80 ऊपर की तरफ एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता है, और नीचे में 67 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। अगेन 67 इज अ गुड सपोर्ट, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 6800 नीचे में सपोर्ट और 6880 एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज की अगर इधर साइड ब्रेक मिलता है तो वी शुड कंसीडर ट्रेड अकॉर्डिंगली। तरह के ट्रेड आपको देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको सेल करने की सलाह दी गई है मानव की तरफ से। या तो फ्यूचर्स में बेचे या फिर ऑप्शंस में आपको पुट खरीदने की सलाह मानव यहाँ पे क्रूड में दे रहे हैं। एक दर्शक है जो सवाल भी उनका यही है, अमित कपूर है गाजियाबाद से, क्रूड को शॉर्ट करें क्या? आप क्या सलाह देंगे बीरेन जी, इनको शॉर्ट करना चाहिए करंट लेवल के आसपास? मैं फिलहाल तो शॉर्ट साइड प्रेफर नहीं करूंगा। जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क है या सप्लाई डिमांड का सिनारियो है, ये देखते हुए फिलहाल मुझे डाउन साइड में शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना अच्छा नहीं लग रहा है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नवनीत हैं राजगढ़ से, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसमें इंट्राडे और पोजिशनल राय जानना चाह रहे हैं। मानव आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों पर बता दीजिए। जी बिल्कुल, चांदी से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से चांदी काफी समय बाद वापस से हमने ये बात की है कि एक अच्छी सपोर्ट के बाद बढ़नी शुरू हुई है। 92,000 का एक रेजिस्टेंस था, वहां से वापस बढ़ी है। तो चांदी अगेन यहाँ से भी बाई की जा सकती है। मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी डिप में आप एवरेज करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, इमीडिएट बेसिस पे 93,000 पे हम चांदी बाय कर सकते हैं। 92,200 का स्टॉप रख के 94,000 का इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो और 500-600 पॉइंट की ऊपर में जगह है। 94,500, 600 का एक अगला रेजिस्टेंस बनता है। मेरे ख्याल से ये जब तक रेंज है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम मेंटेन कर सकते हैं। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में हमने जब पिछली बार बात की थी तो डेफिनेटली 870, 170 का एक सपोर्ट था। हम अभी वहीं पे चल रहे हैं, लेकिन कॉपर में अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। चांदी का जितना भी चाल है वो पूरा गोल्ड के पॉजिटिव मूव के वजह से आ रहा है। कॉपर में अभी भी थोड़ा लैकलस्टर मूव है। तो 868, 870 के आसपास मिलता है तो कॉपर हम सेल करने की सलाह देंगे। 871 का स्टॉप और 863 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो कॉपर आपको बेचने की सलाह 863 के टारगेट के लिए दे रहे हैं। कॉपर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं बीरेन जी? कॉपर में चाइना में एक मेजर इवेंट है थर्ड प्लेनम जिसको कहते हैं पॉलिट ब्यूरो की, उसमें मेजर इकोनॉमिक गाइडेंस मिलना चाहिए, बट मैन्युफैक्चरिंग स्लम्प है वहाँ पे, और डिमांड साइड थोड़ी बड़ी अभी भी बनी हुई है इतने स्टिमुलस के बावजूद भी। तो मैं 875 मीन्स अच्छा सा कोई स्पाइक मिले तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा 875 के आसपास। 883 का स्टॉप लॉस और 862 का टारगेट। ये नज़रिया 10-12 दिन का है, आप 1 या 2 वीक भी ले सकते हो। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र अग्रवाल है, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? मानव क्या सलाह देंगे नरेंद्र अग्रवाल जी को? सोना चांदी इन्होंने खरीद रखा है, क्या करें अब? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सोना चांदी अगर बाई में है पोजीशन तो होल्ड की जा सकती है, क्योंकि दोनों में ही रुख वापस चेंज हुआ है। सोना इतने समय से साइडवेज था, अब जाके वापस हमें थोड़ी भी एक हलचल मिली है, वो भी तेजी की तरफ। तो दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। चांदी में जैसे हमने अभी बात की 93,000, 92,800 का एक बहुत अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। ऊपर की तरफ
ऑफ 1,000 रुपये ऊपर 94,000 का टारगेट बनता है। 90 to 200 का जो स्टॉप लॉस है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। सिमिलरली गोल्ड में 70 to 600, 70 to 500 एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब जाके हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो 73,000 का इमीडिएट टारगेट बनता है। 70 to 400 का स्टॉप लॉस है। जब तक 71,800 का नीचे में सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है, अगर किसी को लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो 71,800 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है सोना, तब तक बाय में हम सोने में रह सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हल्दी पर है। दोनों दर्शक के सवाल एक ही है। प्रमोद हैं पुणे से, उनका भी सवाल है कि हल्दी का क्या आउटलुक है। दूसरे दर्शक भी महाराष्ट्र से ही है, लेकिन ये मराठवाड़ा इलाके से हैं। जुबैर हैं बसमत से, जो हल्दी का सबसे बड़ा बेल्ट है देश का। हल्दी के लिए लंबी अवधि का क्या आउटलुक है? बीरेन जी, सवाल काफ़ी जायज़ है, क्योंकि बीच में अभी पिछले कुछ दिनों तक हल्दी को लेकर लोग काफ़ी बुलिश थे। लग रहा था 25,000 30,000 तक के टारगेट आ रहे हैं। अचानक से इतनी गिरावट आ गई, 5,000 रुपये हाल की थी। ऊपरी स्तरों से देखें तो 5,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या लग रहा है, हल्दी का लंबी अवधि का जो आउटलुक है अभी भी क्या पॉजिटिव है? आगे ये तेज़ी बनी रहेगी? इसमें जो रिटेल सेंटिमेंट है वो काफी बुलिश है। हम जिसको टूरिस्ट मनी कहते हैं, मींस आउटसाइडर पैसा, बिल्डर हो या वीट वाले हो या कपास वाले हो, जो नॉन स्पाइसी स्टेट के लोग हैं, वो काफी इसमें बुलिश है। मुझे भी ये बार बार लगातार कॉल्स आउटसाइडर कॉल में से आ रहा है कि हल्दी में बहुत ही फैंसी लेवल्स की बात कर रहे हैं, बट मैं ऐसे ट्रेड को जिसको क्राउडेड ट्रेड बोलते हैं, मैं फिलहाल इसमें लॉन्ग साइड अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। ओके, अभी फिलहाल। लेकिन लंबी अवधि में क्या लग रहा है आपको? क्या डेफिसिट की स्थिति की जो बात कर रहे हैं लोग, डेफिसिट आपको भी दिख रही है? क्या सितंबर के बाद से वो तेजी दिखेगी यहाँ पे हल्दी में? अपने यहाँ टू बी ऑनेस्ट, इन्वेंट्री या स्टॉक की पोजीशन हमेशा ही पजल जैसी होती है। लेकिन ये जो बदला है, ब्याज बदला करीबन 700-800 रुपया अगला कॉन्ट्रैक्ट ऊपर है अगस्त टू अक्टूबर का, ये स्प्रेड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डेफिसिट वाली बात में मुझे इतना दम नहीं लग रहा। अगर रियल डेफिसिट होती तो ये बदला इन्वर्टेड होता, यानी बैकवर्डेशन होता। अच्छा व्यू है, आपने एक कॉन्ट्रा व्यू दिया ताकि लोगों को भी समझ में आए कि क्या करना चाहिए। इन्हें कि एक तरफा व्यू ही मार्केट में आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्वार पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्वार में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी दिखी है। आज भी करीब 1.5% तक की तेजी दिखी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत सिंह हैं, राजस्थान के बड़े किसान हैं, ग्वार की भी इनकी बड़ी खेती है। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। अजीत जी, बताइए क्या रिपोर्ट है, खेती की क्या रिपोर्ट आ रही है राजस्थान से? राजस्थान पूरे की तो मैं बता नहीं सकता। हमारे बीकानेर एरिया में अभी तक अच्छी बरसात पूरे में नहीं हुई है। जहां जहां बरसात हुई है वहां पे ग्वार का बीजान हो रहा है, और उम्मीद है कि ग्वार का बीजान अच्छा होगा इस बार। बुआई क्या पिछले सीजन से इस बार अच्छी होने की उम्मीद है? क्योंकि इस बार मॉनसून की रिपोर्ट तो काफी अच्छी है आगे के लिए। आगे के लिए अच्छी है तो बिजाई तो होगी, और पैदावार भी अच्छी होनी चाहिए ग्वार की। पुराने स्टॉक की क्या स्थिति है? अभी वहां के कारोबारी बता रहे हैं कि पुराने स्टॉक भी लोग मंडियों में आ रहे हैं। क्या अब नया स्टॉक कम है, इस वजह से पुराने स्टॉक मंडियों में ला रहे हैं? अब इस बारे में तो मैं बता नहीं सकता, अब के मंडियों में आ रहे उसके तो। आपके पास है पुराना स्टॉक बचा हुआ होगा? कितना होगा? बड़े किसान है, आपके पास कितना स्टॉक बचा होगा सर? ना मेरे पास बिल्कुल नहीं है स्टॉक, नील है सर मेरे पास। ओके, आपके आसपास के इलाके में किस तरह के स्टॉक किसानों ने रखा हुआ है ग्वार का? अब तो मेरे ख्याल में लोगों को किसानों के पास स्टॉक नहीं के बराबर ही होना चाहिए, नहीं है किसानों के पास स्टॉक। इस बार उत्पादन को लेकर कुछ उम्मीद, किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? अच्छी कर रहे हैं, फसलें अच्छी होने की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, फसलें अच्छी होने की उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि ग्वार में क्या हो रहा है। बीरेन जी, आप बताइए ग्वार को लेकर आप क्या सेंस कर रहे हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं अभी मौजूदा माहौल को ग्वार के लिए?
अभी बारिश की स्थिति जो बीरानी बेल्ट है हरियाणा पंजाब साइड का, उसमें बारिश अभी बिलो सेटिस्फैक्ट्री है। बारिश की उम्मीद है, किसान इंतजार में है। थोड़ी कुछ बारिश मिली थी बट वो सफिशिएंट नहीं थी। अदरवाइज अगर जो पानी वाला इलाका है उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये सेमी एरिड क्रॉप है, कम पानी में होने वाला क्रॉप है। बट फिर भी क्लियर पिक्चर तो मेरे हिसाब से 15 अगस्त के बाद ही कुछ बनेगा। बीरेन जी, एक सवाल और ये मनोज जायसवाल का है। ये पूछ रहे कि सोया तेल में आगे क्या रहेगा, क्या खबर है खाने के तेल को लेकर? सोया तेल में पोर्ट पर स्टॉक थोड़े डिसेंट है, और थोड़ी रिकवरी भी है। रिसेंटली यूरोप में और अमेरिका में, शिकागो में भी थोड़ी डिमांड रिकवरी थी, प्राइसेस भी बढ़े थे। बट चाइना अचानक से, चाइनीज वेज ऑयल फ्यूचर से वो 2-3 दिन से अचानक शार्पली नीचे आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी मार्केट थोड़ा डाउनसाइड करेक्ट होना चाहिए। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके अभी कई सारे सवाल अभी और आगे लेंगे, और साथ ही कॉटन में क्यों इतनी गिरावट दिख रही है, उसका क्या असर होगा घरेलू बाजार पर, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ये भी हम बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम कॉटन की बात करेंगे। हमारे साथ भूमिका का सवाल है हमारे पास, अहमदाबाद से उन्होंने सवाल भेजा है। क्रूड 6800 के स्ट्राइक की पुट उन्होंने 78 रुपए पे और 6700 के स्ट्राइक की पुट 61 रुपए पे खरीदी है। अब जानना चाह रही हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए मानव इनको? जी, मेरे ख्याल से अगर पुट बाइंग है, 6800 की बाइंग है, तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से होल्ड कर लेना चाहिए। बिकॉज जैसे हमने बात की, ओपेक की भी जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ज्यादा हलचल ऐसा हमें दिखी नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट 3 दिन से, हमें पिछले 3 दिन से गिरावट दिख रही है। डेली क्लोजिंग भी नीचे की तरफ आ रही है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो हिट करके अब वो नीचे की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो पुट बाइंग है वो होल्ड कर लेनी चाहिए। 6800 हमने जैसे बात की 85 पे चल रहा था, अब 130 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। 60 का स्टॉप लॉस है। 6700 का ओटीएम है, वो भी ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, टारगेट 6700 का है, ऊपर में स्टॉप लॉस 6880 का है। तो जब तक ये स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आज के लिए मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन इंटरनेशनल मार्केट में 4 साल के निचले स्तर पर है। यूएस कॉटन 66 सेंट के आसपास फिसल कर आ चुका है। जुलाई 2020 के बाद ये सबसे निचला स्तर है। क्यों ये गिरावट आ रही है और इसका मार्केट पर क्या असर होगा, समझते हैं अरुण जी से। अरुण सेकसरिया हैं हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, क्या हो रहा है कॉटन में, क्यों ये गिरावट आ रही है और इसका असर क्या होगा घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, जो हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं और जो हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, अमेरिका के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले में काफी बड़ा क्रॉप है। एंड उसके हिसाब से डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। और ब्राजील में भी क्रॉप काफी अच्छी है। तो ओवरऑल इंटरनेशनली जो 2 सबसे बड़े एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, उनके पास लास्ट ईयर से क्रॉप काफी ज्यादा है। और डिमांड का जहां तक सवाल है, वो अभी तक काफी चुप है डिमांड। और जितनी माल की खपत होनी चाहिए उतना माल की खपत है नहीं। तो उसके कारण आप देखिए, आइस नीचे जा रहा है, रोज नीचे जा रहा है। 12 तारीख को अभी S&P की रिपोर्ट आएगी यूएसए से, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि 16 मिलियन बेल्स की क्रॉप की धारणा है। अगर 16 मिलियन बेल्स की क्रॉप की धारणा होती है, तो मेरे हिसाब से आपके जो बाजार अभी चल रहे हैं 70.20, 70.30 का चल रहा है, जो दिसंबर का वायदा है आइस का, ये इसमें काफी गिरावट आने की संभावना है। इंडियन कॉटन पे क्या असर पड़ेगा, वो भी काफी चिंताजनक बात है। बट एमएसपी अपनी काफी ऊंची है। आज की तारीख में 2000 पॉइंट आइस के ऊपर 2000 बेसिस पे पड़ती है रुई, हिंदुस्तान की रुई। तो मेरे हिसाब से करेक्शन होना पड़ेगा और इंडियन मिलों को भी देखना पड़ेगा कि उनको कैसे उनको माल
यान, कपड़ा और गारमेंट के अंदर खपत कैसे होने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल में तो खप जाएगा पर इंटरनेशनल मार्केट में खपत कैसे होगी, वो एक सोचने वाली बात होगी। प्राइस मेरा डिफरेंसेस मानना है- कितने ज्यादा है, क्योंकि इनके लिए फिर एक्सपोर्ट करना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा यहाँ की इंडस्ट्री के लिए, इसलिए मैं वही ये बताया सवाल ना पूछ रहा हूं। हाँ, वही मैंने अभी बताया आपको। जैसे अभी आज आप कोई भी रुई लीजिए वर्ल्ड में, आपको 1200 में मिल जाएगी। नीचे में 809 से, ऊपर में 1300 1400, तो एवरेज में 1200 में मिल जाएगी। तो आज अगर 70 सेंट का अगर अपन भाव पकड़ते हैं, 1200 पकड़ते तो 82 सेंट्स होती है। उसके सामने इंडियन कॉटन की कॉस्ट आपकी 89 से 90 सेंट की कॉस्ट पड़ती है एमएसपी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ओके तो उनके लिए तो सर्वाइवल अभी काफी मुश्किल, चैलेंजिंग दौर होगा अगर एक्सपोर्ट इस तरह से। टू अर्ली। देखिए क्या होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है, एक बार 2019-20 में भी देखा गया था कि जून के अंदर बेसिस काफी ऊपर थे, बट ये अभी क्रॉप की वर्ल्ड में क्रॉप अच्छा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन में एमएसपी ऑपरेशन है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाई आइस कैसे बिहेव करता है, नीचे जाता है और कि ऊपर जाता है, क्या है, उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। अगर आइस और नीचे गया तो पीछे इधर एक बड़ा सवाल उठेगा फॉर टेक्सटाइल मिल्स की भी क्या करना चाहिए उनको। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि कॉटन मार्केट की मौजूदा स्थिति क्या है। बीरेन जी भी हमारे साथ है। बीरेन जी, आप बताइए कॉटन की चाल आपको कैसी दिख रही, लग रहा है कि और गिरावट यहाँ पर आ सकती है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना कॉटन में अभी भी मैं गिरावट देख रहा हूँ। यहाँ 14,200 के रेट है, वो शायद 13,700-800 तक जा सकते हैं। आइस कॉटन अभी जो 70-30-20 है, वो इसका टेक्निकली स्पीकिंग 67 तक जाना चाहिए। हम काफ़ी आउटरॉइस है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट से, तो थोड़ा दिक्कत वाला साल फिलहाल तो दिख रहा है। और सवाल काली मिर्च पर है, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या बीरेन जी? श्रवरय नाम है उनका, काली मिर्च पे वो पूछ रहे हैं कि क्या रहेगा आगे, भाव किस तरह का दिख रहा है? काली मिर्च अभी जो बारिश आई है और ग्लोबल मार्केट थोड़ा दबाव में है, तो पिछले कुछ दिनों में इसमें 2,000 रुपया समथिंग ड्रास्टिक फॉल आया है। इसके एग्जैक्ट नंबर, वियतनाम का क्रॉप की या फसल की स्थिति क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, वो मैंने क्लोजली ट्रैक नहीं किया, बट ये सुपरफ्लूअस जो ऊपर से जो नजर जाती है उसके हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा नीचे आया है। अगले दर्शक हमारे साथ महेश अग्रवाल है, सोने पर नजरिया जानना चाह रहे हैं। बीरेन जी, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? कल के नंबर देखेंगे। फिलहाल तो सीमित दायरे का कारोबार इसमें है। 72, 73, 15 या कॉमेक्स के हिसाब से 2380, 2400 के बीच रहना चाहिए। कल के नंबर के बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मानव, आपने बताया था गोल्ड सिल्वर पर, एक बार व्यू फिर से महेश अग्रवाल जी के लिए बता दीजिए। जी बिल्कुल, अगर लंबे समय के होल्डर है तो जैसे हमने बात की 71,800 के ऊपर जब तक है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 71,800 जब तक नहीं ब्रेक करता नीचे में बाई की व्यू रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे अगर बाय करना है तो 72,500 600 का एक अच्छा जोन है। उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है तो मेरे ख्याल से वहां पे बाइंग कर सकते हैं। 73,000 के टारगेट के लिए 72,400 का स्टॉप रहेगा। दर्शक हमारे साथ है सुनील कुमार, परदेसी हैं, इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं क्या लेवल है। आप बता दीजिए मानव, क्या लेवल देखने हैं आप, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए फटाफट से। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 दिनों में आधे घंटे में बहुत बड़े स्विंग्स दे रहा है। थोड़ा कॉशन उसमें बिल्कुल रखना चाहिए। स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट मेंटेन होना चाहिए मेरे ख्याल से ऐसे का काउंटर में। आज के सेशन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से बाई का व्यू रहेगा, 198 के आसपास बाय कर सकते हैं। 194 का स्टॉप रहेगा और 203 का टारगेट होगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम 205 और 207 का एक लेवल दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये लेवल्स है नेशनल गैस के लिए। ओके, शुक्रिया मानव आपका, वीरेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं कल उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉग इन